नमस्कार, जोश होश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और करते हैं उन खबरों का रुख जो बनी आज की बड़ी सुर्खियां। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम बताएंगे आपको खबरों के अंदर की खबर। मेरे सहयोगी यहाँ मौजूद हैं, एक एक करके मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा उन खबरों के बारे में। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सांवेर की एक बड़ी खबर का। पहले देखिए और फिर करेंगे उस पर चर्चा। सभी अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें, मन में अपना अपना नाम ले लें और मन में ये धारणा करें कि तुलसी सिलावट जी की विजयश्री हो और सबसे मजबूत हमारा बूथ हो, हमारा बूथ सबसे मजबूत। मन में ये भावना रखें और विजयश्री इनके हाथ में आए। हम सभी मन में संकल्प लें कि आज से हम इनके लिए कार्य करेंगे और इनको विजयश्री दिलवाएंगे। देखा ना आपने किस तरह से संकल्प दिलवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं और दिलवाया गया संकल्प। क्यों दिलवाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है? अशोक चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, चुनावी सभा लगी नहीं रही थी, हो क्या रहा है? संकल्प के पीछे राज क्या है? जी बिल्कुल, चुनावी सभा कहीं से नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई एक धर्म सभा चल रही हो और भाजपा का ये एक बिल्कुल जांचा परखा सक्सेस फंडा है कि जब हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा ना हो तो मामले को थोड़ा सा धार्मिक रंग दे दो, और ये उनका अभी तक कारगर साबित हुआ है। सांवेर में भी वही हुआ। सांवेर इस उपचुनाव की सबसे हॉट सीट है। तुलसीराम सिलावट वहाँ कैंडिडेट हैं और वो अब सिटिंग एमएलए, भाजपा का जो सिटिंग एमएलए थे उनको हरा के आए हैं। क्यों हराया था? क्योंकि वहाँ लोकल इश्यूज़ हावी थे और उन इश्यूज़ के कारण ही जनता ने उनको वोट दिया था। पर हुआ ये कि जीतने के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता बहुत जल्दी लग गई थी, टाइम ज़्यादा मिला नहीं। उसके बाद बेंगलोर का एपिसोड हुआ, सरकार गिर गई, तो वो इश्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ हैं। तो सिलावट के लिए लोगों में नाराज़गी बहुत है। और यानी कि नाराजगी है तो अब मजबूरी थी तो क्या करते, संकल्प दिलवाते। लेकिन संकल्प तो दिलवा दिया, अब बड़ा सवाल ये है कि कितना कामयाब होगा, कितने लोग इस संकल्प को मानेंगे। चलिए आगे रुख कर लेते हैं अगली खबर का, और अगली खबर जुड़ी हुई है गद्दार को लेकर। गद्दार का ये मुद्दा इस चुनाव में काफ़ी कहा जा सकता है हंगामा मचा रहा है। पहले बीजेपी जिसको गद्दार बोला करती थी, अब कांग्रेस उसको गद्दार बोल रही है। क्या कुछ कहानी है और कहानी के पीछे का सच? देखिए, गद्दार शब्द एक ऐसा शब्द है जो मध्य प्रदेश की राजनीति का पर्याय बनता जा रहा है। 2018 की विधानसभा चुनाव जब से हुई है तब से लेकर अब तक, पहले जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो सीधा हमला बोलते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, जो कि अब उनकी पार्टी में। वो कहते थे कि 1857 के गद्दार हैं, भरे मन से कहते थे। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है तो वही शब्द सा अब कांग्रेस दोहरा रही है। तो आज सिंधिया ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि, और सिंधिया ये बात पहले भी कहते रहे कि अगर मेरा जन्म मेरा अपराध है तो ये अपराध मुझे 10 बार स्वीकार है। और आज भी उन्होंने यही कहा है। जैसे कांग्रेस पिछले 6 महीने से, जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, एक ही बात दोहरा रही है कि ये इनका मकसद है ज़मीन हड़पना, इनका मकसद है सत्ता पाना। और इन्होंने पहली कैबिनेट में जो ज़मीन संबंधी जो प्रस्ताव था उसको पास करवाया था। तो उन्होंने कहा है कि मैं तो एक बार बताइए, इस तरह के मुद्दे कुछ कामयाब भी होते हैं या सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाते? नहीं, देखिए, चुनाव भी चर्चा में बने रहने के लिए और मुद्दों में बने रहने के लिए सब होता है। यानी कि मुद्दों में बने रहने के लिए ही ये सिर्फ बातचीत है, लेकिन लगता है कुछ उसका फर्क नहीं पड़ने वाला सियासत पे। इस चुनाव में कई मुद्दे हैं। दल बदल का मुद्दा है, कर्ज माफ़ी का मुद्दा है, बुनियादी मुद्दे तो हैं, लेकिन एक और मुद्दा आ गया और वो है कृषि विधेयक बिल का। पहले आप सुन लीजिए इस बारे में कि आखिरकार क्या है खबर, फिर हम रुख करेंगे अशोक चतुर्वेदी जी का। ना नोमन तेल होगा ना राधा ना कृषि बिल नहीं, कृषि बिल नहीं, काय को भ्रम फैला रहे हो। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोखा लगा के घूम रहे हैं, खेती जाने नहीं, किसानी जाने नहीं, पता नहीं प्याज जमीन के ऊपर होता है कि नीचे होता है। ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। तो देखा आपने शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से राहुल गांधी पर साधा है निशाना। अशोक जी, कृषि विधेयक बिल इस चुनाव को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? देखिए, 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक था किसानों की कर्ज माफ़ी, और उस इशू को लेकर राहुल गांधी ने बहुत ही अग्रेसिव कैंपेन भी किया था और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी कांग्रेस को मिला था। और अब कांग्रेस फिर से और किसानों को लेकर, किसानों के इश्यूज़ को लेकर उपचुनाव में भी उतर रही है। शिवराज सिंह चौहान की प्रयास है कि किसानों का मुद्दा तो हाईलाइट रहे पर ये कर्ज माफ़ी ना आए सामने, और इसलिए उन्होंने ये कृषि बिल को लेकर एक नया पैतरा खेला है।
इरादा क्या है? देखिए, कमलनाथ को अटैक नहीं किया उन्होंने अटैक किसको किया है? राहुल गांधी को। कमलनाथ को अटैक करते तो कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में किसानों की कर्ज माफ़ी की थी, एक चरण हुआ था उसका, पर कर्ज माफ़ी हुई थी। और यही कारण है कि कमलनाथ जो है वो बहुत अग्रेसिव होकर इस चीज़ का जवाब भी शिवराज सिंह चौहान को देते हैं। तो उन्होंने कमलनाथ पर अटैक करने की बजाय इस बार राहुल गांधी को टारगेट किया है, जो उसके इस रणनीति का फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये तो देखिए अभी नहीं कह सकते कि हम राहुल गांधी को अटैक करने का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा जो चुनाव है वो घूम फिर के वो वापस किसानों के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि 28 जो सीटें हैं वो मोस्ट ऑफ द सीट जो हैं वो रूरल एरियाज़ की हैं। यानी किसानों को जो रिझा लेगा वो सत्ता पा लेगा। बिल्कुल। चलिए, लेकिन हम बीजेपी की बात कर लें तो साहब गजब की युद्ध स्तर की तैयारियां हैं। लगातार मंडल सम्मेलन होना है और उसमें बड़े बड़े नेता, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, प्रभात झा हो या कोई भी बड़े नेता हो, वो उसमें भाग लेंगे और अपनी भूमिका अदा करेंगे। यानी कि कहा जाता है एक शब्द कॉर्पोरेट बॉम्बिंग, कुछ इस तरह से यहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है। सामने मेरे साथ विकास जी हैं। विकास जी, किस तरह के ये सम्मेलन होंगे और क्या इसका अंतर पड़ेगा या कह सकते हैं कि सियासत में किस तरह से प्रभावित करेगा? देखिए, जब से कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए हैं, ये चुनाव भी उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। और अब उन नेताओं के साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी, जो कई सालों से लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में बूथ लेवल पर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके और कांग्रेस से आए कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल बना रहे, इसके लिए ये सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो मंडल लेवल के ये सम्मेलनों में पार्टी कार्यकर्ताओं के ये सारे बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं, ताकि सबके बीच में तालमेल बना रहे और चुनाव में जो परिणाम है वो पॉजिटिव आए, क्योंकि बूथ लेवल पर कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। बिल्कुल, बूथ लेवल पर जो कहा जा सकता है कि जो चुनाव जिताने की जिम्मेदारी कही जा सकती है या बड़ी भूमिका कही जा सकती है, वो होती है कार्यकर्ता की, और वही कुछ जीतने की कोशिश की जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार आ रहे हैं। पहले आप देखिए ये फुटेज, यानी कि ये विजुअल, और इसके बाद हम खबर का रुख करेंगे। देखा आपने इस महिला को, इस महिला के साथ छेड़खानी हुई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वो थाने पहुंची थी लेकिन न्याय नहीं मिला। ये सिर्फ महिला एक मात्र नहीं है, बल्कि इसके अलावा ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बात बताते हैं हमको, आज महिला आयोग ने एक पीसीबी की और आरोप लगाया कि सरकार महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है। अब तक 11,000 मामले पेंडिंग है। सरकार का जो रुख है मध्य प्रदेश में, मैं समझती हूँ कि उसमें महिला सुरक्षा का कोई क्लॉज ही नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं मेघा। मेघा, किस तरह की पीसी थी, क्या मुद्दा था और उसके पीछे की खबर क्या निकलती है? जी देखिए, ये बात तो साफ है कि अब तक आंकड़ों की बात करें तो महिला आयोग में लगभग 11,000 के आसपास मामले पेंडिंग हैं। पिछले कई महीनों में ये चीज़ देखी गई है कि कितने सारे केसेस महिलाओं के प्रताड़ना को लेकर के, रेप को लेकर के, बलात्कार को लेकर के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन महिला आयोग के साथ ये समस्या आ रही है कि वो उस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी तक उनको आधिकारिक अथॉरिटी नहीं दी गई है। इसका कारण है कि जब कांग्रेस की सरकार मार्च में गिरी थी, उस टाइम शोभा ओझा को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार के आने के बाद वो सारी जो वो अध्यक्षता थी उनको रद्द कर दी गई थी, जिसकी वजह से महिला आयोग लगातार ही नियुक्ति के लिए कोर्ट में चक्कर लगा रही है। तीसरी बार कोर्ट में चक्कर लगाया है कोरोना की वजह। बड़ी बात है कि न्याय नहीं मिल पा रहा। सरकार भी तो गंभीर नहीं है मेघा। जी बिल्कुल, सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि महिला आयोग की जो अध्यक्ष है शोभा ओझा जो रही थी, उस समय उनका ये साफ साफ कहना है कि महिलाओं को लेकर के जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, इस पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं जो है वो लगातार ही इस तरह की प्रताड़ना झेल रही हैं और उनके पास, उनके संरक्षण में महिला आयोग के पास ये अथॉरिटी है ही नहीं कि वो वहां पर जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सके। विडंबना देखिएगा, मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को गंभीरता से ही नहीं लिया जा रहा। खैर, फिलहाल हम लेंगे विराम, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरी इस टीम के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे और बताएंगे आपको खबरों के पीछे का खबर। जब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel
and press the bell icon for latest updates.